अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप उसको सिक्योर कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपके आने वाले फ्यूचर में किसी भी इमिग्रेशन को या कहीं किसी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी को लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये आपको एक बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। शेंगन वीज़ा लेने का मतलब ये है कि आपके तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं और आपकी तो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी असेस हो चुके हैं। तो गोया आप ये समझिए एक टूल है जो कि आपको आगे आपको और आपकी फैमिली के लिए बहुत एडवांटेज साबित होगा। तो इस वीडियो को अपने गौर से देखना है और उसको समझना है कि शेंगन वीज़ा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो कौन से कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा मिलना आसान है और आपको सिर्फ एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है। तो बेसिकली शेंगन कंट्रीज जो हैं वो दे आर 29 कंट्रीज इन टोटल। इन 29 में पहले 27 थे, अभी रिसेंटली ये 29 हो गए। दो कंट्रीज 31 मार्च 2024 को इस पे ऐड हुए। ये कंट्रीज हैं रोमानिया और बुल्गारिया। इन दो कंट्रीज के ऐड होने की वजह से नाउ इज 29। तो इनमें से आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब अगर आप लिस्ट देखें तो खैर जो फेमस कंट्रीज है उसमें जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, नेदरलैंड है और ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इटली है। तो ये तमाम कंट्रीज जो हैं ये बेसिकली थोड़े से वेल नोन कंट्रीज है, लेकिन इनका शेंगन मिलना आसान नहीं होता और इसके लिए आपका क्राइटेरिया जो है वो भी थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होता है। तो आप फोकस करें जैसे चेक रिपब्लिक है, लैटविया, एस्टोनिया, लेथोनिया, ये इन कंट्रीज का वीज़ा मिलना कंपैरेटिवली आसान है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप लेटविया को फोकस करें तो इनकी कौंसलेट ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान में। इन कौंसलेट में जैसे कराची में लेटविया की कौंसलेट मौजूद है, बाकी इस्लामाबाद में एस्टोनिया की है। तो इन कौंसलेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू, और प्लस ये कि उनका जो तमाम रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो आप लिस्ट होती हैं। लेकिन शेंगन वीज़ा के लिए जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है मैं उसको पहले डिस्कस करूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आपका पासपोर्ट 6 मंथली वैलिड हो। ये तो खैर प्री रिक्विजिट है, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका नादरा का पासपोर्ट इजीली इशू हो जाता है। आप इसके एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पासपोर्ट है, यानी मशीन रीडेबल है, जो कि अभी तक बहुत सारे कंट्रीज में मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं है दुनिया में। तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये आपको प्रोसेस करना आसान होता है और प्लस ये कि इसका एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मशीन रीडेबल पासपोर्ट है। तो पहले आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए अपने पासपोर्ट की। सेकेंडली आपके पास बैंक स्टेटमेंट रेडी होना चाहिए, एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपना रेडी रखें और उसमें ट्रांजेक्शन इनके 15 से 20 लाख के उसमें प्रेजेंस शो होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक टूल है कि आपको वीज़ा प्रोसेस करना आसान हो जाता है किसी भी एम्बेसी के लिए। थर्ड पॉइंट, आपके पास अपनी फैमिली का पूरा एक हायरार्की होती है जो कि नादरा प्रोवाइड करती है, इसको एफआरसी कहते हैं। इस एफआरसी आपके पास मौजूद होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। अगर अटेस्टेड है फंटास्टिक, क्योंकि ये अक्सर एम्बेसी जो है वो अटेस्टेशन मांगती हैं। या तो ये कि नादरा खुद टेस्ट करे इसको, इसकी एक्यूरेसी को, और इसके अलावा अगर उस कंट्री की एम्बेसी या फिर फॉरेन अफेयर्स जो है पाकिस्तान में उसको ऑफिस को इंडोर्स करे और उसको स्टैम्प करे। चौथा पॉइंट ये है कि आपके पास टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप टैक्स रिटर्न्स मौजूद हैं तो ये भी प्री रिक्विजिट होती है बहुत सारी एम्बेसीज की, इसको अपने आप लिस्ट में रखिएगा। और उसके साथ साथ फिर आपके पास वो तमाम जो है वो हिस्ट्री मौजूद है। अगर आपने इससे पहले जो ट्रैवल किया है, आपके पास कोई वीज़ास है तो उनकी भी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि आपने किन कंट्रीज में ट्रैवल किया है और कहाँ कहाँ पे आप कितने अर्से आपने स्टे किया है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए बहुत बैकबोन होती है आपके नए वीज़ा के लिए। अगर आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ास नहीं है तो किसी भी एम्बेसी को प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी चेकिंग करते हैं। लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो ये आपको बहुत एडवांटेज देती है। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह बननी चाहिए। देखें, हर कंट्री की एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उस कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा जहां पे आपका स्टे लॉन्गेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेन जा रहे हैं तो स्पेन में अगर आपका 90 डेज का टोटल वीज़ा होता है शेंगन का, तो 90 डेज में अगर आपका सबसे लॉन्गेस्ट स्टे स्पेन में है तो आपको स्पेन के एम्बेसी के थ्रू शेंगन वीज़ा अप्लाई करना होगा। और फिर इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल जाना है इटली, जर्मनी, फ्रांस, तो आप वहां पर अगर शॉर्टर स्टे है तो आपको फिर लॉन्गेस्ट स्टे वाले कंट्री के लिए अप्लाई करना होगा पहले। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको इक्वल स्टे, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आप इक्वल यानी कि 10 डेज स्टे कर रहे हैं स्पेन में, 10 डेज स्टे कर रहे हैं फ्रांस में, तो इस कंडीशन में फिर आपको जो है वो
उस कंट्री के लिए अप्लाई करना होगा जहां से आप एंटर हो रहे हैं। मतलब आपका जो टिकट है वो अगर स्पेन से है तो फिर आपको स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना होगा, शेंगन वीज़ा, जो कि फिर आपको 90 डेज के लिए बाकी तमाम कंट्रीज में जाने की परमिशन देगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। लेकिन क्योंकि मैं अगर बात करूं तो जो हार्ड कंट्रीज हैं शेंगन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और हंगरी है, फिनलैंड है, ये कंट्रीज का थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। और ये आपके इनका क्राइटेरिया जो है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी हार्ड होती है। जैसे कि मैं पहले मेंशन किया कि लैटविया, इस्टोनिया, इन कंट्रीज में आसान कंट्रीज में आते हैं और ये इजीली आपको शेंगन वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, जब भी अगर आप किसी भी कंट्री में, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जॉब की सर्चिंग के लिए जाएं, तो आपके पास उसकी कंट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। शेंगन वीज़ा इज द बेस्ट वीज़ा कि अगर आप वहां पर जाके अपने को फेमिलराइज करते हैं उस कंट्री के एनवायरनमेंट से, और वहाँ पे जॉब मार्केट और बिजनेस मार्केट उसको जाके आप स्टडी करने के लिए जाते हैं कि उसको देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से आप सेटल हो सकते हैं फ्यूचर में, तो ये कोई आपको एक बैकबोन प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने स्पेन की बात की, तो स्पेन के लिए आपको बहुत सी तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने मेंशन किए हैं अभी, यानी आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी, आपका FRC, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका आप जिस जगह स्टे करेंगे वहाँ का आपका प्रूफ, यानी कि अगर आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप है तो वो आपका प्रूफ होना चाहिए, या अगर आपके पास किसी जो है, अगर आप होटल में स्टे करेंगे तो hotel.com या booking.com से आप उसकी ले सकते हैं कंफर्मेशन। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास लगे होने चाहिए आपकी फाइल में। और अगर आप स्पेन की एम्बेसी में अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे एम्बेसी में जाएं, आप TCS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। TCS पे काउंटर है BLS के नाम से, वहाँ के आप थ्रू अप्लाई करें तो आपको एम्बेसी जाके इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मल टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है और आपका पासपोर्ट जो है वो वीज़ा के साथ वापस आ जाता है। तो क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट्स को बहुत डिटेल में देखा जाता है, वंस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं तो उन्हें आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको वो अपनी एम्बेसी में कॉल करें और वहाँ पे आपका इंटरव्यू लें। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी की वजह से आपको एडवांटेज मिलता है। अपने डॉक्यूमेंट्स को तमाम जो है वो करेक्ट रखिए, सर्टिफाइड रखिए, अटेस्टेड रखिए और रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं यही आपको बेसिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं इमिग्रेशन या एम्बेसी ऑफिसर के सामने। तो इनमें ही क्या आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपका अपना प्रोफाइल, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको किस कंट्री के लिए सूट करती हैं और किस कंट्री में एक्सपेंसेस कम हैं। जैसे कि स्पेन थोड़ा सा चीप कंट्रीज में आता है, यानी कि वहाँ पे एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू इटली और जर्मनी और फ्रांस। तो इसलिए लोग स्पेन को प्रेफर करते हैं क्योंकि टूरिज्म का भी हब है और वहाँ पे वीज़ा मिलना रिलेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ शेंगन कंट्रीज। देखिए, शेंगन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो है वो शेंगन कंट्रीज में नहीं आते। फॉर एग्जांपल जैसे आयरलैंड है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ शेंगन कंट्री। तो यू शुड हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग एनी वीजा, ताकि आपको पता हो कि आप बाद में आपको सरप्राइजेस ना मिलें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी पुरानी वीडियो जिस तरीके से मैंने पुर्तगाल में बनाई थी वहाँ के जॉब सीकर के हवाले से, और उसको भी जरूर देखिए और आपको ये पूरा एक इन्वायरमेंट जो है आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है तमाम यूरोपियन कंट्रीज, शेंगन कंट्रीज के बारे में। और अपने आप को नॉलेजेबल रखिए, जितने को नॉलेज होगी उतने ही आपके लिए ट्रैवल करना, वीजा हासिल करना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।